तो परसेंटेज बार डायग्राम आपका जो है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो है, प्रेजेंटेशन डेटा उसका टॉपिक है। तो सारे इंडिविजुअल टॉपिक हैं, तो प्लीज सारे सारे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये नहीं कि मेरे में नहीं आ रहा है या मैं नहीं आ रहा, फाइनल्स में सबके सब कुछ आ रहा है, तो इसलिए प्लीज सारे देख के चलेंगे। परसेंटेज बार डायग्राम में आपको क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। आपको ईयर दिया होगा, जैसे ईयर आपको मान लो दिया हुआ है 2010, 2012, और आपको जैसे दिया हुआ है सपोज कॉटन, जूट और राइस। कॉटन की प्रोडक्शन है मान लो 60, जूट की प्रोडक्शन है मान लो 30, और राइस की प्रोडक्शन है मान लो 60, 30, 90, 60। ठीक है। और अगर हम बोलें कि 2012 में प्रोडक्शन कितनी हुई है, मान लो इसकी हुई थी 120, इसकी हुई थी मान लो 80, और इसकी हुई थी मान लो 100। ठीक है। तो ये आपको डेटा ऐसे गिवन होगा। अब आपको बोला जाएगा कि आपको परसेंटेज बार डायग्राम बनाना है। परसेंटेज बार डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसकी परसेंटेज निकालनी है। तो ये वैल्यूज की परसेंटेज निकालेंगे हम 2010 की। परसेंटेज हमेशा कैसे निकलती है, इसका पहले टोटल कर लो। टोटल हो गया आपका 150, इसका टोटल कर लो, टोटल हो गया आपका 300। तो अगर मैं सबसे पहले बोलूं कि कॉटन की क्या परसेंटेज है, तो टोटल 150 में कॉटन 60 लिया गया था, तो इन परसेंटेज 60 अपॉन 150 इंटू 100। तो 60 अपॉन 150 वैल्यू अपॉन टोटल इंटू 100 कर देंगे, तो हमें उसकी कॉटन की परसेंटेज मिल जाएगी 2, 3, 5, 3, ये हो गया 20, 40%। तो टोटल में 40% कॉटन का शेयर था। जूट की बात करें तो 30 अपॉन 150, तो ये जाएगा 3, 5, 20, 20%, और ये हो गया 40%। तो 40 + 40 + 20 100, तो इसका मतलब आपका बिल्कुल ठीक है, ये निकाला जो आपने। अब 2012 के हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो पहली वैल्यू अपॉन टोटल इंटू 100, तो 120 अपॉन 300 इंटू 100, तो ये आपका निकल के आ गया 40%। 80 अपॉन 300 इंटू 100, ये आ गया आपका कितना, 3 to the 6, 26.6। तो 26.6 है, तो हम इसको 27% राउंड ऑफ ले लेते हैं। ठीक है। और 100 अपॉन 300 इंटू 100, ये हो गया आपका 33। तो 33 + 30 27, 50, 60, 60 + 40 80। तो यानी ये आपका बिल्कुल ठीक परसेंटेज बार निकल के आ गया। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। ओके। अब इसके बेसिस पे हम जो है, इसके बेसिस पे हम बना लेंगे आपका क्या, इसके बेसिस पे हम बना लेते हैं आपका ये परसेंटेज बार डायग्राम। तो उसके लिए आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना। आपने वैसे कि आपने लाइन खींच ली, यहाँ पर आपका आ जाएगा ईयर्स। तो ईयर हमने ले लिया सपोज 2010, और ईयर इधर आपका आ गया 2012, और इधर हम वैल्यू ले लेंगे। 100% है, तो इसका मतलब आप 25, 50, 75 और 100 ये हमने ले लिया। अब सबसे पहले 100% है दोनों, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको 100% पे इसका ये बना लेते हैं हम। ये हो गया। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब ये तो आपने निकाल लिया 100% का। अब इसके बेसिस पे आप क्या करोगे, इसके बेसिस पे आप शेयर देखो किसका कितना शेयर आ रहा है। तो कॉटन का 40% शेयर था, तो समवेयर आपका यहाँ हो गया 40% शेयर, ये कॉटन का हो गया। जूट का आपका 20% शेयर था, तो 40 तो आपने ऑलरेडी दे दिया कॉटन को। 40 आप ऑलरेडी कॉटन को दे चुके हो, तो 40 के ऊपर 20, 60 हो गया आपका ये जूट का। ठीक है। और बाकी जो बचा वो 40 है, वो आपका हो गया राइस का। ठीक है। अब सेम वे में अगर हम 2012 का निकालें, तो कॉटन का शेयर था 40%, तो 40% शेयर हो गया आपका कॉटन का। जूट का 27 है, तो 40 के ऊपर 27 और जोड़ दो, 67, तो 67 हो गया आपका ये जूट का। और जो बचा हुआ 33 है, वो हो गया आपका राइस का। तो ये आपने निकाल लिया परसेंटेज बार डायग्राम। तो ये था दृष्टि। ओके सर। सर एक वाई एनालिसिस सिमुलेशन, एक बार ये वाला कॉन्सेप्ट फिर से बता दो।
ओके, तो दृष्टि का एक और डाउट है जिसको बोलते हैं वाई MRS इज डिमिनिशिंग। तो ये आपका क्वेश्चन है इनडिफरेंस कर्व का, और इनडिफरेंस कर्व का ये जो क्वेश्चन है कि MRS आपका डिमिनिशिंग क्यों होता है, तो इनडिफरेंस कर्व की शेप इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द रीजन। Indifference curve is always convex to the region due to diminishing MRS. Due to diminishing marginal rate of substitution आपका MRS diminish IC कर्व कॉन्वेक्स बनता है। MRS होता क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब है हर बार एक एडिशनल यूनिट x का कंज्यूम करने के लिए, हर बार एक एक यूनिट एडिशनल x का कंज्यूम करने के लिए आप कितने y को सैक्रिफाइस करते हो, दैट इज योर MRS। तो MRS shows the rate of substitution from y to x, किस रेट पे आप x और y को सब्स्टिट्यूट करते हो। तो सपोज अगर मैं बोलूं कि मैंने इतना y और इतना x लिया, अगली बार एक और x बढ़ाने के लिए मैंने इतना y सेक्रीफाइस कर दिया, और एक x बढ़ाने के लिए मैंने इतना y सेक्रीफाइस कर दिया, या और x बढ़ाने के लिए मैंने इतना y सेक्रीफाइस कर दिया। तो हर बार आप देखो तो हर बार एक एक एक्स्ट्रा x बढ़ाने के लिए आपका जो y का सेक्रीफाइस है वो कम होता जा रहा है। तो y का सेक्रीफाइस कम होता जा रहा है, इसीलिए y का सेक्रीफाइस कम होता जा रहा है और x का बढ़ रहा है। तो हर बार एक एक यूनिट x को बढ़ाने के लिए y को हम क्यों सेक्रीफाइस कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास इनकम लिमिटेड है, आप अपनी लिमिटेड इनकम से दोनों चीजें एक साथ खरीद नहीं सकते। तो अगर आप x को खरीदोगे तो आपको y को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो हर बार x को बढ़ाने के लिए आप हर बार कम से कम y को सेक्रीफाइस कर रहे हो। तो हर बार एक एक x को बढ़ाने के लिए कम से कम y को सेक्रीफाइस करना है, क्यों वो भी मैं बताता हूँ। तो इन डिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द रीजन ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहता है कि हर बार एक एक यूनिट x को बढ़ाने के लिए आप कम से कम y को सेक्रीफाइस कर रहे हो। अब इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है, मैंने आपको बताया था इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं सारे कॉम्बिनेशन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। तो अगर मैं हर बार x को बढ़ाऊंगा, हर बार अगर मैं x को बढ़ाऊंगा तो मेरी x की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जाएगी ड्यू टू लॉ ऑफ DMU। तो इसीलिए हर बार x को बढ़ाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ y को, मतलब y तो सेक्रीफाइस होगा, लेकिन अगर मान लो मैंने 5 y सेक्रीफाइस किए, अगली बार 4 किए, अगली बार 3 किए, तो इसका मतलब है पहले एक x को कंज्यूम करने के लिए मैंने 5 y सेक्रीफाइस किए थे, अगली बार एक और x को कंज्यूम करने के लिए मैंने सिर्फ 4 सेक्रीफाइस किए। तो इसका मतलब जो मेरी x की MU में फॉल आया था उसको मैंने y से कंपनसेट कर लिया। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, पेपर में आपको ऐसा कुछ भी नहीं लिखना, ये सिर्फ आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अदरवाइज पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं लिखना। आप पेपर में सिर्फ ये लिखोगे कि वाई MRS इज डिमिनिशिंग। MRS इज डिमिनिशिंग ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ड्यू टू लॉ ऑफ DMU आपकी MRS डिमिनिशिंग होती है, विच मीन्स with every additional consumption of X commodity, the lesser and lesser unit of Y is sacrificed due to law of DMU. That's it. ओके सर। हाँ जी, अब नेक्स्ट डाउट कौन लेगा? सर हाँ सर मेरा डाउट था कि जो एक क्वेश्चन था आपके टेस्ट के अंदर कि हाउ डज गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पॉलिसीज अफेक्ट सप्लाई, तो इसके लिए ग्राफ भी बनाना था। तो जो हमें ग्राफ के थ्रू डिपिक्ट करना था वो ग्राफ आप एक बार बना के बता दो वो कैसे बनेगा। हाउ डज गवर्नमेंट अफेक्ट्स आपकी सप्लाई? तो गवर्नमेंट आपकी सप्लाई को, अगर गवर्नमेंट टैक्सेस को बढ़ा देती है, बढ़ाती है कम करती है, दोनों बोला है, क्या बोला है? सर सिंपल क्वेश्चन है कि कैसे इफेक्ट अच्छा करती है। ठीक है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका मतलब आपके पास दोनों केसेस बनेंगे कि अगर गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ाती है तो सप्लाई पे क्या असर पड़ेगा, और गवर्नमेंट टैक्सेस कम करती है तो सप्लाई पे क्या असर पड़ेगा। सबसे पहली बात, गवर्नमेंट टैक्सेस की बात हो रही है तो ये आपका प्राइस, ये आपका अदर देन, ये क्या आपका ये है अदर फैक्टर का केस है। और आपको पता है अदर फैक्टर्स के केस में आपका जो डायग्राम बनता है उसमें प्राइस क्या रहता है, कांस्टेंट। तो अदर फैक्टर के केस में प्राइस रिमेन कांस्टेंट, ये आपका सप्लाई कर्व है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या बनाना है, आपने सबसे पहले तो ये प्लेन डायग्राम बना लेना है।
OQ आपकी क्वांटिटी है, OP आपका प्राइस है, और A पॉइंट है आपका जहां पे सप्लाई प्राइस यहाँ पे बना। अब कहता है कि सपोज आप लिखोगे सपोज गवर्नमेंट इंक्रीजेज द टैक्स। सपोज गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देता है। टैक्स बढ़ाने से क्या होगा? टैक्स बढ़ाने से क्या होगा? आप मान लो बेच रहे थे 50 रुपए की चीज, 10 यूनिट बेच रहे थे। अब अभी भी आप 50 में रहे हो, लेकिन सरकार के टैक्स बढ़ाने की वजह से क्या हुआ कि आप प्राइस तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन आपका प्रॉफिट में से वो टैक्स आप पे करोगे सरकार को। तो टैक्सेस बढ़ाने से क्या होगा? प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, और जब प्रॉफिट मार्जिन कम होगा तो वो ऑटोमेटिकली सप्लाई कम करेगा। तो सेम प्राइस पे सप्लाई क्यों गिर गई? क्योंकि टैक्सेस बढ़ने की वजह से प्रॉफिट कम हो गया। तो इस केस में आपका सप्लाई क्या बनेगी? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, तो ये आपका 10 से गिरकर सप्लाई मान लो 8 पे आ गई। दूसरा केस कहता है कि अगर टैक्सेस कम हो जाएं, टैक्स कम हो जाए, बेच 50 रुपए का रहे हो, लेकिन टैक्स कम होने से क्या होगा? आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, और जब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा तो प्रोड्यूसर ज्यादा सप्लाई करेगा। ठीक है, तो जब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा तो प्रोड्यूसर ज्यादा सप्लाई करेगा, तो सप्लाई का राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये तो, और आपकी क्वांटिटी बढ़ के 15 हो गई। तो आपको ये सब नंबरिंग वंबरिंग नहीं करनी, आपको ये सब कुछ नहीं करना। आप सिंपल क्या लिखोगे? आप लिखोगे इन द गिवन डायग्राम OP is the price, OQ is the original quantity supplied. If there is increase in taxes, it will lead to fall in profits, hence the supply will fall. The supply will shift leftward from S to S1. ठीक है, from point A to point B. Again, if there is a fall in tax, it will lead to increase in profit. With the result, quantity supply will increase. The supply will shift rightward from S to S2, and the point will move from A to C. ठीक है, that's it. ये आपको लिखना है इसमें। यस सर, क्लियर। नेक्स्ट सर मेरे डाउट। को भी डाउट है। हाँ, पूछो पूछो। सर एक बार सर हिस्टोग्राम और ओजाइव बता दो। एक से रुक जा जरा, ये कुछ अटक गया है। हिस्टोग्राम और अजाइव। ठीक है, गौरी आप लास्ट क्लास में नहीं थे, तो अजाइव क्या होता है प्लीज ध्यान से तुम भी देख लेना। बैठी हो ना गौरी? यस सर। अजाइव क्या होता है? अजाइव इज द सर मेरा तो ग्राफिक। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा वाला हो जाएगा। बिल्कुल, अजाइव प्रेजेंटेशन में भी आता है और मीडियन में भी आता है। अजाइव इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ कैलकुलेटिंग मीडियन। मीडियन को निकालने का जो ग्राफिकल तरीका होता है उसे हम बोलते हैं ऑजाइव। अब ऑजाइव के बनाने के लिए कैसे निकलता है? आपको क्वेश्चन दिया होगा, क्लास इंटरवल आपको दिया होगा 0 to 4, मान लो 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16 एंड 16 to 20, और साथ में आपको फ्रीक्वेंसी दी होगी 2, 4, 1, 3, 2, रैंडम वैल्यूज हैं। अब आपको ऑजाइव निकालना है। ऑजाइव आपका लेस देन पे भी निकलता है, और ऑजाइव आपका मोर देन पे भी निकलता है। मैं आपको दोनों सिखा रहा हूँ, उसके बाद बताऊंगा कि अगर पेपर में एक आता तो कैसे निकालना है। अगर मुझे लेस देन ऑजाइव निकालना है तो मुझे इसको लेस देन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेस देन 4, लेस देन 8, लेस देन 12, लेस देन 16, लेस देन 20। ठीक है, और अब ये आपको जैसे मैंने बताया कि लेस देन और मोर देन जो होता है, लेस देन और मोर देन आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का पार्ट होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? इसलिए हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो जब भी हम सिंपल से लेस देन में जाते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी ऊपर से ऐड होती है। तो 2, लेस देन के केस में ऊपर से ऐड होगी फ्रीक्वेंसी। 2, 2 + 4 6, 6 + 1 7, 7 + 3 10, 10 + 2 12। ठीक है, और अब अगर मुझे इसको मोर देन में कन्वर्ट करना है तो क्यूमुलेटिव ये हो जाएगा मोर देन 0। मोर देन है तो लोअर लिमिट से लेंगे हम। मोर देन 0, मोर देन 4, मोर देन 8, मोर देन 12, मोर देन 16, और ये फ्रीक्वेंसी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। सो सिंपल से जब मोर देन में जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी नीचे से ऐड होती है। तो सबसे पहले 2 है, 2 लिख लो। 2 + 3 5, 5 + 1 6, 6 + 4
10, 10 + 2 12। ये ध्यान रखना है अजाइब बनाने के लिए, फ्रीक्वेंसी जब ऊपर से ऐड करते चलोगे तो वो आपका लेस देन का केस है। मोर देन केस में फ्रीक्वेंसी नीचे से ऐड करना शुरू करोगे तो नीचे से बनेगा। तो सबसे पहले तो 2 ही ले लोगे, फिर 2 + 3, 5 + 1, 6 + 4, ठीक है, और जो बच गया 10 + 2 12। और जब ऊपर से करेंगे तो 2, सबसे पहले 2, फिर 2 + 4 6, 6 + 1 7, 7 + 3 10, 10 + 2 12। अब ये तो आपका बन गया क्या, ये आपका बन गया क्या बोलते हैं, ये हमने बना लिया आपका औजाइव का केस। अब हम इसी औजाइव के बेसिस पे हम डायग्राम प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब इसी औजाइव के बेसिस पे इसका डायग्राम कैसे बनेगा वो देख लो जरा। यहां पर आपका क्लास इंटरवल आ जाएगा 0, 4, 8, 12, 16, 20, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा आपका CF मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 12 है। तो 2, 6 नहीं 4, 12 है ना, 3 3 का गैप ले लेते हैं, 3, 6, 9, 12, ठीक है। अब आप देखो कैसे प्लॉट करते हैं। अब आपने सबसे पहले लेस देन 4 पे, 4 पे 2 है, 4 पे आपका 2 हो गया, मार्क कर लो। 8 पे 6 है, 8 पे 6 मार्क कर लो। 12 पे 7 है, 12 पे 7 मार्क कर लो। 16 पे 10 है, 16 पे 10 मार्क कर लो। 20 पे 12 है, 20 पे 12 मार्क कर लो। ये आपका बन गया लेस देन। सर हाँ, सर ये जो लाइंस मतलब खींचनी है, ये स्केल फ्री से एंड, खींचनी है या फ्री फ्री हैंड? एंड, फ्री एंड। ओके सर। मोर देन बनाएंगे, मोर देन बनाएंगे। 0 पे 12 है, 0 पे 12 है। 4 पे 10 है, 4 पे 10 है। 8 पे 6 है, 8 पे 6 है। 12 पे 5 है, 12 पे 5 है। 16 पे 2 है, 16 पे 2 है। ये बन गया आपका मोर देन, ठीक है। नाउ जहां पर आपका इसका इंटरसेक्शन गिरेगा, वो आपका परपेंडिकुलर जो इंटरसेक्शन गिरेगा वो आपका क्या बन जाएगा, मीडियन की वैल्यू। तो ये तो है आपका औजाइव। अगर आपको सिंपल औजाइव लेस देन मोर देन दोनों से बोला जाए तो ऐसे निकालना है। लेट सपोज आपको बोला गया है सिर्फ मोर देन औजाइव निकालो, तो मोर देन औजाइव के लिए हमें लेस देन की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। आपने ये मोर देन औजाइव बना लिया। अब आपको बोला जाए कि हमें मीडियन बताओ मोर देन से औजाइव बना के, तो आपको पता है कंटिन्यू सीरीज का मीडियन का फॉर्मूला होता है, जिनके बैच में मैंने भी नहीं कराया वो बाद में कर लेंगे। n/2 - CF/F × I। तो n/2 क्या होगा, n होता है सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी 12 है, तो 12/2 6 आ गया। तो 6 आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से देखेंगे, यहाँ से हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, यहाँ से वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। तो ये आपका क्या बन गया, मोर देन का औजाइव। ऐसे ही लेस देन के औजाइव सेम टू सेम। तो ये आपका निकल के आ गया औजाइव। ऐसे बनाना है औजाइव। नेक्स्ट डाउट। सर हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम तो क्या है, उसमें बताने लायक क्या है? अब सुन ले, हिस्टोग्राम में जो असली चीज बताने लायक है वो सुन ले। और ये क्लास में साथ साथ रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर आपको बाद में मिसलिनियस क्वेश्चंस रिवाइज करने हो फाइनल्स के लिए भी, चाहे जब भी आपको मौका लगे, मिसलिनियस क्वेश्चन आपको याद होगा ये टॉपिक सर ने उसमें कराए थे, तो हम ये डाउट क्लास हर संडे की रिकॉर्ड करेंगे, सो दैट कि आपके डाउट के लिए, आपको रिवाइज करने के लिए आपके पास ये चीज भी पड़ी हो। हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम होता है जहां पर आप सारे बार आपस में जुड़े होते हैं। बेसिक सिंपल हिस्टोग्राम तो कोई भी बना लेगा, सिर्फ प्रॉब्लम आती है आपकी जब अनइक्वल हिस्टोग्राम होता है। अनइक्वल हिस्टोग्राम मैं आपको बना के दिखाऊंगा, जैसे 0 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 20, 20 to 32, 32 to 36, 36 to 40। मान लो ये आपको वैल्यू गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है 2 1 3 6 4 2 5, ये आपको वैल्यू गिवन है। अब आता है
कि आपके पास अनइक्वल हिस्टोग्राम है। अनइक्वल कैसे हिस्टोग्राम, अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ 4 का गैप है, 4 का गैप है, और उसके बाद यहाँ 8 का गैप आ गया, 8 का गैप आ गया, यहाँ 12 का गैप आ गया, तो गैप सबके अलग अलग है। तो सबसे पहले आप डायरेक्टली हिस्टोग्राम नहीं बना सकते, क्योंकि डायरेक्टली हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपके पास क्लास इंटरवल सेम होनी चाहिए। तो हम निकालेंगे एडजस्टमेंट फ्रीक्वेंसी। एडजस्टमेंट फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है उसका फॉर्मूला ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली वैल्यू, फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय पूरी सीरीज में मिनिमम गैप 4 का है, तो मिनिमम गैप 4 अपॉन इस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में गैप 4 का है, तो डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, तो आपकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी होगी 2। अगला 1 है, मिनिमम गैप कितने का पूरी सीरीज में, 4 का, और इस पर्टिकुलर सीरीज में कितने का गैप है, 4 का, तो ये भी आ गया 1। 3 मल्टीप्लाई बाय मिनिमम गैप 4 है, इस पर्टिकुलर सीरीज में गैप कितने का है, 8 का, 4 2 2 1.5। 6 मल्टीप्लाई बाय मिनिमम गैप 4 का है, और इस पर्टिकुलर में कितना गैप है, 4 का, 6। 4 मल्टीप्लाई मिनिमम गैप इज 4 अपॉन इस पर्टिकुलर में कितना गैप है, 12 का, काट पीट के 1.3। 2 मल्टीप्लाई बाय मिनिमम गैप 4 का, इसमें पर्टिकुलर गैप कितने का, 4 का, 2, और 5 मल्टीप्लाई बाय मिनिमम गैप 4 का, इसमें कितने का है, 4 का, 5। तो ये आ गया आपका एडजस्टमेंट वाला हिस्टोग्राम अनइक्वल सीरीज। इक्वल में तो आप सीधे ही बना लोगे, अनइक्वल बताऊंगा तो अपने आप ही इक्वल समझ आ ही जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन का ये एडजस्टमेंट बन गया। अब इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसके बेसिस पे हम हिस्टोग्राम बनाएंगे अनइक्वल वाला। प्लीज ध्यान से देखेंगे कैसे बनता है अनइक्वल वाला। तो जिनके कोई ना कोई क्लासेस मिस हो रखी हैं, उनका ये कई सारे टॉपिक यहीं रिवाइज हो जाएंगे, तो उनको पिछला बैकअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए टेक इट सीरियसली। अभी सौम्य चैट पे कुछ मत लिख, मेरा टाइम चैट पढ़ने में वेस्ट हो जाता है। जो बोल रहा हूँ डाउट के बाद अपना क्वेश्चन रेज कर लिया कर। हाँ जी, मत लिखो चैट पे कुछ भी। ओके, क्लास इंटरवल आपकी 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40। तो ये आपने बना लिया हिस्टोग्राम। अब एडजस्टमेंट फैक्टर देखोगे, फ्रीक्वेंसी तो 6 तक मैक्सिमम है, तो आप ले लो 1 2 3 4 5 6। 0 to 4 पे 2 है, 0 to 4 पे 2 है, 4 to 8 पे 1 है, 4 to 8 पे 1 है, 8 to 16 पे 1.5 है, 1.5 8 to 16 पे, 16 to 20 पे 6 है, 16 to 20 पे 6 है, 20 to 32 पे 1.3 है, 20 to 32 पे 1.3, तो 1.3 यहाँ कहीं आ जाएगा। 32 to 36 पे 2 है, और 36 से 40 पे 5 है। तो ये आपका बन गया अनइक्वल क्लास इंटरवल वाला हिस्टोग्राम। क्लियर है पुण्या? यस सर। और कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट डाउट। सर फॉल्स बेसलाइन कब बनती है? फॉल्स बेस लाइन तब बनती है जब आपका बीच में गैप ज्यादा है। मान लो आपकी वैल्यू दी हुई है 10 के बाद सीधा दिया हुआ है 90, फिर उसके बाद 110 120 130। तो अब यहाँ मान लो 10 लिया, अब 0 के बाद लेट सपोज आपने 10 लिया, और 10 के बाद आपने सीधा 90 से शुरू करना है, ठीक है? तो आप सीधा 10 के बाद मान लो 90 से शुरू करते हो, तो उसके बीच में आप क्या करोगे, ये टिंक बना दो या फॉल्स बेस वहां से बना दो।
सर जैसे ये तो बहुत छोटी वैल्यू है, जैसे 0 से लेके हम सीधा 1000 पे गए तो भी फॉल्स बेसलाइन बनेगी। अगर आपने 0 से, मान लो 0 है पहला, और उसके बाद 1900 है, और उसके बाद 2000 है, ऐसे है, तो आप लिखोगे 0 और यहाँ से फॉल्स बेस बना के फिर शुरू कर दोगे यहाँ से 1900, 2000 ऐसे। ओके सर। और सर एक बार एमआरई समझा दो, क्या होता है? MRE is another name for budget line. Marginal rate of exchange is another name for budget line. कंज्यूमर बिहेवियर में ये आपने पढ़ा हुआ है, बजट लाइन क्या होता है। MRE क्या है? बजट लाइन, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज, कि किस रेट पे आप एक्स की कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए वाई को सेक्रीफाइस करते हो। हर बार आप एक्स को बढ़ाने के लिए जो वाई को सेक्रीफाइस करते हो, दैट इज कॉल्ड MRE, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। और सर एमआरएस भी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होता है, तो फिर दोनों बिल्कुल में फर्क बिल्कुल, क्या हुआ? फर्क ये होता है कि MRS इज ऑल्सो नोन एज स्लोप ऑफ बजट लाइन, और MRE इज नोन एज स्लोप ऑफ बजट, MRE इज नोन एज स्लोप ऑफ बजट लाइन, एंड MRS इज नोन एज स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो MRS का स्लोप, MRS क्या होता है? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। MRS बताता है कि एक की कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए आप दूसरे को सेक्रीफाइस कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फेक्शन, कि आपको एक की सेटिस्फेक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे को सेक्रीफाइस कर रहे हो। ये सेटिस्फेक्शन को रिफ्लेक्ट करता है, और ये आपकी मनी को और प्राइस को रिफ्लेक्ट करता है कि आपके प्राइस कितने और आपकी इनकम कितनी है। तो प्राइस और इनकम से रिलेटेड होता है, और ये आपकी सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड होता है। तभी तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या बनता है, जहां पर MRS एक्स वाई पी एक्स अपॉन पी वाई यानी स्लोप ऑफ बजट लाइन MRE के बराबर होता है, वहां पर इंडिफरेंस का आपको इक्विलिब्रियम मिलता है। दोनों में फर्क है। ये इनकम लाइन और प्राइस लाइन को डेफिनेशन क्या है इंडिफरेंस कर्व की? इंडिफरेंस कर्व is a curve, graphical curve which shows the various combination of two goods where each combination gives same level of satisfaction. और budget line is a combination of two goods which a consumer can buy from the given income and given price of the commodity. ओके सर। Next doubt. सर मीन करा दो। और एक मेरे को तो उससे एक doubt है। मीन से पहले छोटे डाउट लेने पड़ेंगे, किसी का पहले छोटे छोटे डाउट्स लेने पड़ेंगे। सर एक्चुअली मेरी ना मैथ्स की क्लास है 12 o'clock, तो किसी तभी। का फिर एक काम करो, क्योंकि मीन थोड़ा सा ना टाइम लेगा, हाँ जी, आधा पौना एक घंटा लगेगा। एक काम करो, तुम्हारे को मैंने ऐप में ऐड किया हुआ है, हाँ जी सर, किया हुआ है। तो तुम्हें मैं ना जो लेक्चर मैं तेरे को लेक्चर भेजूंगा ना, कि ये लेक्चर नंबर ये लेक्चर नंबर ये, तो सिर्फ वो देख के उससे मेरे पे 1-on-1 डाउट ले लेना मेरे से मीन पे। ठीक है, तो ठीक है वो सर। बहुत इजी है, बेसिक है। तो इसलिए हाँ अभी जी, मैं एक्चुअली मीन और मीडियन के मिसलिनियस क्वेश्चंस अभी नहीं करवा रहा। अभी सिर्फ मैंने एक बार, जिन्होंने अभी तक मीन मीडियन मेरे साथ नहीं किया हुआ था, सिर्फ उनको एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है। इसीलिए जो मीन, क्यों किसी का रजौरी वाली क्लास में मैंने मीन कराया? अभी मीन कराया नहीं है, मैंने कराया तो था शायद। सर आपने करा दिया था, लेकिन मैंने नहीं करा था आपके साथ। क्यों? सर आप जब कहा तक था कि आप अभी दोबारा ज्वाइन नहीं रिवाइज किया। करवाओगे। अच्छा अच्छा, हमने सिर्फ मोड रिवाइज किया था। हाँ जी, हाँ जी, मोड अच्छा कराया था कोई आपने। बात, हाँ। तो हमने कल मीन। मीन करना था, लेकिन कल तुम यहाँ पे नहीं हो, यही कह रही हो ना? हाँ जी सर, हाँ जी। तो हाँ, तो एक काम करना, मैं तुम्हें एक बेसिक जो लेक्चर भेजूंगा ना, तुम सिर्फ, तुम्हें ये पता है कि 3 टाइप की सीरीज होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। हाँ जी सर, पता है। हाँ, तो बस एक लेक्चर तुमने देखना है, तो तुम सबके साथ पैरेलल हो जाओगी। ठीक है, ठीक है ठीक है। सर। तो अभी मैं मिसलिनियस डाउट्स ले रहा हूँ, तो वो अगर तुम्हारे को जाना है तुम जा सकते हो। अभी मिसलिनियस ठीक डाउट्स ले है, रहा हूँ, तो वो मीन वाला कौन सा लेक्चर है मैं तुम्हें वो बता दूंगा नंबर, वो देख लेना, और उसके बेसिस पे फिर मेरे से डाउट रेज कर लेना, और उसी को अगली क्लास से कनेक्ट कर लेना। ठीक है। सर मेरे को भी ठीक। बता देना, मैंने भी करना है क्या चीज? थैंक यू सर। मीनिंग। मीन वाला ना? क्यों? हाँ, तो नहीं मीन, तुम तो कल क्लास में हो ना गनीव? शायद गनीव, क्यों कल कहाँ जा रही हो? सर अभी कहीं जाने का था, मम्मा कह रही थी कहीं जाना है, बता दूंगी अगर मैं आऊंगी तो। मैं तुम्हें लेक्चर नंबर तुम्हें भी भेज दूंगा। इन केस अगर तुम कल नहीं जा रही तो क्लास में बैठ के मीन करना, और अगर जा रही होगी तो वो लेक्चर देख लेना। ठीक है सर। बेसिक है, बेसिक है, मुश्किल नहीं है। हाँ जी, किसका डाउट था नेक्स्ट?
सर मेरा हाँ बोल। सर एक बार सर फैक्टर्स बता दो सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। इलास्टिक डिमांड के फैक्टर्स तू सिर्फ कोई भी 3-4 रट ले बस। सर नहीं तो वो तो बहुत ज्यादा सर। तो तू 9 क्या करो, 3 या 4 रट ले, सिर्फ 3-4 याद कर ले, कोई भी जो तेरे को इजी इजी लग रहे हैं। ठीक है सर। सर सर उसमें तो बहुत इजी है, हैबिट ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ द बस। ओन गुड। हाँ तो ये 3-4 इजी वाले पॉइंट तू वैसे ही 2 लाइनें पढ़ेगा, वैसे ही याद हो जाएगा। ओके और नेक्स्ट डाउट। सर जो मैं आपसे कल समझ रहा था ना वो इंक्रीज और वो वाले जो आप बता रहे थे डायग्राम बना के, सर मार्केट हाँ डिमांड वो कट गया हमारा। तो वो वाले केस तो फिर भी आएंगे ना, जो तेरे को 4 केस समझाए थे मैंने, वो आएगा पेपर में। वो सारे कट गए हैं। अब देख ले, तेरे को कट गए हैं तो तू देख ले, मेरे को कुछ नहीं पता उस बारे में। सर क्यों मूवी तो मार्केट डिमांड में ही आते हैं पूरा अरे मेरे मार्केट। गुरुदेव गुरुदेव, डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है सब्स्टिट्यूट गुड के इंक्रीज पानी सब्स्टिट्यूट गुड के इंक्रीज डिक्रीज की वजह से, फॉर या फिर इनकम। तो ये इंडिविजुअल और मार्केट दोनों का केस है, पेपर में आता है। तो वो 4 केस करके जाइए जो कल समझाए थे तेरे को। सर वैसे तो वो याद कर लिया मैंने। अब उसमें याद नहीं, समझना होता है। चल हमने तू जो समझ मर्जी कर। तू पिछली बार पास हुआ था पुण्य? यस सर बड़े अच्छे नंबर आए हैं पिछली बार। आ गए थे ना, तो इस बार भी अच्छे नंबर लाइयो। हाँ जी, नेक्स्ट डाउट। नेक्स्ट डाउट। सर खत्म हो गए। हाँ जी, सौम्य ने कोई डाउट पूछा तो सौम्य अनम्यूट करके डाउट ले अपना। सर वो क्वांटिटी सप्लाइड वाले में डाउट है मेरे को। हाँ बोलो। वो जो आपने टेबल समझाया था ना क्वांटिटी सप्लाइड के साथ एक एक और सेकेंड, वो। तेरे पेपर में तेरे आदर्श है ना तेरा? यस सर। तेरे स्कूल में तो डिमांड आ रहा, तू सप्लाई क्यों पूछ रहा है? सर डिमांड का पार्ट नहीं है। सप्लाई में डिमांड का पार्ट कहाँ से आ गया? ठीक है सर। डिमांड में कोई डाउट है वो पूछ, सप्लाई में डिमांड का थोड़ी ना कोई नहीं पार्ट आएगा। डिमांड में कोई डाउट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट डाउट। कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर का, किसी को जिसका यूटी में आ रहा हो, भाई परेशान कर रहा हो, प्लीज आस्क। कोई बात नहीं, सोच लो। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और फ्रीक्वेंसी कर्व में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है या फर्क है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन स्ट्रेट लाइंस बनती हैं और इसमें फ्री एंड बनता है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ, मान लो और फ्रीक्वेंसी गिवन है। सबसे पहले क्लास इंटरवल, जीरो टू 10 पे 2, 0 to 10 पे 2, 10 to 20 पे 1, 20-30 पे 6, 30-40 पे 4, 40-50 पे 8। ये बन गया आपका सिंपल हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए आपको क्या करना है, इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के केस में एक्स एक्सिस पे भी टच होता है, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइंस खींच लेंगे। स्केल की हेल्प से आपने स्ट्रेट लाइन खींचनी है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपकी एक्स एक्सिस पे टच करता है, तो ये बन गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और अगर आपको बोला जाए कि आपको फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है, तो फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने के लिए आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने के लिए पहले तो मैं इसको जरा वो ले लूं। फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने के लिए आपने क्या करना है, फ्री हैंड आप बनाओगे कर्व। तो ये आपका फ्री हैंड, और ये आपका कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता। तो ये बन गया आपका फ्रीक्वेंसी कर्व। अगर बोलता है कि फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है विदाउट हिस्टोग्राम, तो इसमें से हिस्टोग्राम को उड़ा दो। तो ये क्या उड़ गया,
तो ये हिस्टोग्राम को उड़ा दो और जो 10 0 to 10 की मिड पॉइंट है उस पर मार्क कर लो, इसके मिड पॉइंट पे, इसके मिड पॉइंट पे, इसके मिड पॉइंट पे। और अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है तो उस केस में आप शार्प लाइंस बन जाएंगे, फ्रीक्वेंसी का आपको हटा देना, सॉरी शार्प लाइंस बन जाएंगी ऐसे, ये। ठीक है पुण्य? यस सर। नेक्स्ट डाउट। नेक्स्ट डाउट। दृष्टि तुम पूछ रही थी कुछ? यस सर, मैं पूछ रही थी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बिना हिस्टोग्राम के कैसे बनाएंगे, तो आपने बता दिया था। अच्छा अब मेरी बात सुनो गौरी। यस सर। अब गौरी तुमने कल एक चीज मिस कर दी क्लास में, मीडियन। हमने क्लास में मीडियन शुरू किया था, जो तुमने मिस कर दिया। तो वो जो तुमने मीडियन का पोर्शन मिस किया था, मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, देख लो जरा। ठीक है गौरी? यस सर। मीडियन होता है किसी भी सीरीज का सेंट्रल पोजीशन निकालना। अब मान लो मीडियन में भी आपके इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज है। ठीक है? सर हाँ सर जिनके डाउट्स नहीं है वो लीव कर दें? हाँ हाँ, वो जा सकते हैं। और जो क्या नाम है, जो टैगोर गार्डन वाले बच्चे हैं, उनको वैसे ही मैंने कल उनकी क्लास में मीडियन कराना ही है आगे, तो वो अभी देखना चाहे तो देख लें, वरना उनकी इच्छा। हाँ इंदर, क्या आप बोल? इंदरप्रीत बोल, क्या कह रहे हैं? इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2। डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2, लेकिन इंडिविजुअल सीरीज में n होता है नंबर ऑफ आइटम्स, और डिस्क्रीट सीरीज में n होता है सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। और कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन का फॉर्मूला होता है L+n/2 - CF अपॉन F/I। फॉर्मूले आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। रेवेन्यू कब करवाओगे? इंदर तेरा पेपर कब है? चैट में मत लिख, ऐसे अनम्यूट करके बोल। इंदरप्रीत अनम्यूट करके आंसर दे, तेरा पेपर कब है? कीरत तू बता। सर 13 को है पेपर। 13 दिसंबर को है ना? ये सर हाँ दिसंबर में। हाँ, तो अभी भूल जाओ। जिनके अभी इमीडिएट पेपर है पहले उनके लिए जाएंगे, उसके बाद रेवेन्यू लिया जाएगा। ओके तुम्हारा सर। हो जाएगा पेपर से पहले, एक क्लास का टॉपिक है। ओके। अब इंडिविजुअल सीरीज में अगर आपको मीडियन निकालना है, तो इंडिविजुअल में मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है n+1/2। तो इंडिविजुअल सीरीज की फॉर्मेशन आपको वैल्यूज गिवन है। मीडियन में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? मीडियन में सबसे पहला स्टेप होता है असेंडिंग ऑर्डर में, 2 5 8 12 15 20। तो मैंने सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। अब मान लो 22 5 ये है। अब मीडियन को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया है। अब मीडियन का फॉर्मूला n+1/2, n हो गया आपका 7+1/2, 8/2 हो गया फोर्थ। तो 1 2 3 4, फोर्थ वैल्यू आपकी 12 है, तो मीडियन का आंसर आ गया 12। ठीक है? अब अगर मैं बोलूं कि इसमें से मैं एक वैल्यू को हटा दूं और अब मैं बोलूं मीडियन क्या होगा, तो मीडियन इक्वल टू n+1/2, 1 2 3 4 5 6, n हो गया 6+1/2, 7/2 इज 3.5। 3.5 का मतलब है थर्ड और फोर्थ के बीच में आ रहा है ये 3.5। तो थर्ड प्लस फोर्थ बाय 2, तो थर्ड की वैल्यू 8, फोर्थ की वैल्यू 12 अपॉन 2, तो 20/2 इज 10। तो मीडियन आपका आ गया 10। गौरी यहां तक कोई डाउट? नो सर। डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन अगर आपको निकालना है, तो आपको पता है डिस्क्रीट सीरीज में आपको वैल्यूज के साथ फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। वैल्यू आपको गिवन है 2 6 12 15 23 26 30।
और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है मान लो 2143624। सबसे पहला स्टेप मीडियन में असेंडिंग ऑर्डर लगा दिया। दूसरा स्टेप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो। क्यूमुलेटिव मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी 2, 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 + 3 10, 10 + 3 16, 16 + 2 18, 18 + 4 22। तो टोटल हो गया आपका 22। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब ये आपने निकाल लिया। अब आपको क्या करना है? अब आपको ये देखना है n + 1/2 कितना आ रहा है। तो मीडियन इक्वल टू n क्या होता है? सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी 22 + 1/2, 23/2 हो गया आपका 11.5। अब 11.5 को आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखोगे। 11.5 10 से ज्यादा है तो इसमें तो आएगी नहीं। 11.5 16 में आ रहा है तो इसके सामने की जो x की वैल्यू है वो आपका मीडियन है। तो मीडियन क्या हो गया? 23। गौरी कोई डाउट? नो सर। नाउ तीसरा कंटिन्यू सीरीज। मैं फिर कह रहा हूँ ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, किसी को किसी में बाद में लगे यार ये सर ने कराया था लेकिन एकदम से उतर गया है, तो ये रिकॉर्डिंग खोल के फटाफट चेक कर लेगा। अच्छा गौरी, अभी मैंने ऑजाइव सिखाया था पहले, ऑजाइव समझ आ गया था? वो लेस देन मोर देन वाला, यस सर। वो भी मीडियन का पार्ट है, तो एक बार उसको रिवाइज करना हो तो कर लेना साथ साथ। ओके, कंटिन्यू सीरीज जहां पर आपको क्लास इंटरवल गिवन होती है। मान लो क्लास इंटरवल गिवन है 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 20, 20 to 40, 40 to 44, 44 to 50। मान लो अलग अलग क्लास इंटरवल है, उससे फर्क नहीं पड़ता, सेम हो या अलग उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 2 1 6 8 4 2 1। तो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहला स्टेप है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो। 2 3 3 + 6 9, 9 + 8 17, 17 + 4 21, 21 + 2 23, 23 + 1 24। तो ये हो गया आपका 24। अब फॉर्मूले में सबसे पहले n/2 निकालेंगे। n हो गया टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी 24, 12, n/2 हो गया 12। तो 12 को किस में देखेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। 12 आपका 9 से ज्यादा है लेकिन 17 में आ रहा है, तो ये आपका बन गया मीडियन क्लास। तो ये आपकी मीडियन क्लास बन गई। एल हो गया लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट हो गई 12। n/2 हो गया आपका 12। CF हो गया आपका प्रीसीडिंग क्लास 9। फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी 8 और कॉमन डिफरेंस आई हो गया आपका इसके बीच का 8। 12 + 3 15 आपका मीडियन आ गया, इसके बीच में आंसर आ रहा है 15, तो इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। कोई डाउट गौरी इसमें? नो सर। तो ये आपका मीडियन हमने मीडियन यही खत्म किया था कल जब तुम नहीं आई थी। हाँ जी, और कोई डाउट किसी को? अगला पिछला कुछ? लीजा, विहान, गौरी, अगला पिछला कोई डाउट? डाउट है पूछ लो, अदरवाइज हम इसको यहीं खत्म करेंगे।